नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री केंद्र सिंह फोनिया का गुरुवार रात को निधन हो गया है। तो पूर्व विधायक फोनिया के निधन की सूचना से चमोली जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, टिहरी सांसद राज लक्ष्मी शाह समेत कई लोग उनसे मिलने भी पहुंचे थे। तो केदार सिंह फोनिया उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो केदार सिंह फोनिया का राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं। 1969 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। तो वहीं 1991 में फिर से लड़ा विधानसभा का चुनाव। तो राजनीतिक सफर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यूपी की कल्याण सरकार में वो पर्यटन मंत्री रहे थे। तो उसके बाद 1993 से लेकर 96 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। फिर उत्तराखंड आंदोलन में भी खासा सक्रिय रहे थे। तो वहीं राज्य गठन के बाद पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। तो साल 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव जीता था उन्होंने। फिर इसके बाद कुशल नेता के साथ बेहतरीन लेखक भी थे केदार जी। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना एक अपूर्ण क्षति है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है तो जो समय समय पर उनको मिलता रहा है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व मंत्री के निधन पर सीएम धामी ने भी शोक जताया है। तो केदार सिंह जी का जाना अपूर्ण क्षति है, सीएम धामी ने कहा है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है। तो गुरुवार को उनका निधन हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना एक अपूर्ण क्षति है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है जो समय समय पर उनको मिलता रहता है। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे केदार सिंह फोनिया का आज निधन हो गया है। तो केदार सिंह फोनिया के निधन पर प्रदेश में जहां शोक की लहर है तो वहीं बीजेपी भी इससे बड़ा झटका मान रही है, क्योंकि बीजेपी से ही विधायक के साथ केदार सिंह फोनिया मंत्री रहे। केदार सिंह फोनिया के निधन पर उनके आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो पूर्व मंत्री केदार सिंह जी का निधन हो गया है। तो आज सभी मंत्री जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज फोनिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और इस परिवार को इस जो कमी अब महसूस हो उससे उभरने की कामना करता हूं। और पूरे, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र था
पहले लंबी समय उन्होंने सरकारी सेवाएं की, फिर हमारे राजनीति की सेवाएं की, कैबिनेट मंत्री भी रहे। और केदार सिंह फोनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम विधायकों में, कार्यकर्ताओं में रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह केदार सिंह फोनिया जी ने संघर्ष किया है और आज उनके संघर्ष के फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, तो जब भी उत्तराखंड के निर्माण की चर्चा होगी तो उसमें केदार सिंह फोनिया जी का नाम जरूर आएगा। केदार सिंह फोनिया जी को श्रद्धासुमन है और बहुत गहरा दुख और आघात लगा है उनकी मृत्यु का। वो एक महान हस्ती थी, उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेकर के उत्तराखंड के ज़माने तक मानी जानी हस्तियों में से थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले ट्वीट भी किया है और अपनी शोक संवेदना को व्यक्त भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी अपना शोक जताया है। तो बीजेपी के नेता और यूपी सरकार ने मंत्री रहे केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है। तो आत्मा की शांति, शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मांगी है, दुआ की है। तो राज्य के विकास में केदार सिंह फोनिया जी का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा, तो कहा है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। तो इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इससे पहले ट्वीट किया है और अपना शोक संवेदना को व्यक्त किया है। तो वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शोक जताते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे केदार सिंह फोनिया का निधन आत्मा की शांति, शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति की मांगी है और दुआ की है। संगठन और राज्य के विकास में केदार सिंह फोनिया जी का योगदान हमेशा ही अविस्मरणीय रहा है। रितु खंडूड़ी ने लिखा है ये। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, क्योंकि पूर्व मंत्री केदार सिंह के जाने का दुख सभी को है, काफी शोक की लहर दौड़ गई है देहरादून में, वहीं पर उनके आवास पर भी मंत्री पहुंच रहे हैं। तो अब तक कौन कौन मंत्री पहुंच गए हैं उनके आवास पर? जी बिल्कुल, आज जैसे ही ये समाचार यहाँ पर प्राप्त हुआ कि पूर्व विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया का निधन यहाँ पर हुआ, 92 वर्ष के वो थे और ये कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से वो अब सक्रिय भूमिका नहीं अदा कर पा रहे थे, लेकिन जो उनका मार्गदर्शन था वो लगातार राज्य के राजनीतिक के जो लोग हैं उनको वहाँ पर मिल रहा था। उनके आवास पर जब भी कोई लोग जाते थे तो राज्य के विकास की चिंता जरूर यहाँ पर करते थे, किस प्रकार से राज्य में विकास होना चाहिए उसकी सलाह जरूर वो यहाँ पर दिया करते थे। आज जैसे ही उनके निधन के यहाँ पर समाचार प्राप्त हुआ तो देहरादून से लेकर चमोली तक ये कह सकते हैं कि एक शोक की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जो देहरादून का जो आवास है वहाँ पर जाकर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनके परिवार को धन्यवाद, बधाई और हिम्मत रखने के लिए उन्होंने कहा है और साथ ही प्रभु से कामना की है कि इस आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान जरूर दे। इसके अलावा पार्टी और के वरिष्ठ जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो वहाँ पर गए, पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं उमेश शर्मा का वहाँ पर गए, पार्टी संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी लगातार वहाँ पर जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आज पूरे दिन भर जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, सामाजिक जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनके आवास पर जाकर पूर्व विधायक को अपना श्रद्धासुमन अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। केदार सिंह फोनिया वो नाम रहे हैं जो उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि किसी के लिए परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि राज्य गठन से लेकर राज्य गठन के बाद तक की जिस प्रकार से उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात यहाँ पर करी थी, जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों के मुद्दों को उठाते थे, उससे समझा जा सकता था कि उनके दिलों में पर्वत कितना जिंदा रहता है, पहाड़ी क्षेत्र कितने जिंदे रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके विकास के लिए किस प्रकार से समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। 2002 से लेकर 2012 तक यानी 2 टर्म 2 बार वो विधायक यहाँ पर हैं। उससे पहले पूर्व में उत्तर प्रदेश के समय में भी वो विधायक रहे। 1992 के समय में कह सकते हैं कि बतौर पर्यटन
मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे। और इसी दौरान जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उसके लिए जब पहली बार जमीन अधिग्रहण करने की जब बात सामने आई थी तो उस जमीन अधिग्रहण के जो फाइल थी उस फाइल पर बतौर पर्यटन मंत्री रहते हुए उन्होंने उस फाइल पर सिग्नेचर वहां पर किए थे। तो कह सकते हैं कि तब से लेकर अब तक उनका जो भी राजनीतिक कैरियर यहाँ पर रहा है, उस राजनीतिक की जो सेवाएं उन्होंने यहाँ पर दी है उसे राज्य का हर वासी भुला नहीं सकता है। बिल्कुल अभय, क्योंकि काफी बड़ा नाम थे केदार सिंह जी। अभय आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि काफी समय से जो है वो बीमार भी चल रहे थे, तो किस दौरान ये खबर जो है किसने जानकारी दी उनके निधन की, और अब अंतिम संस्कार कब किया जाएगा उनका? जब ये कह सकते हैं कि उनके जो बेटे सुपुत्र हैं विनोद सिंह फोनिया, उनके द्वारा जानकारी यहाँ पर दी गई। जैसे ही आज सुबह ये कह सकते हैं कि सुबह के समय उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली तो उसके बाद उन्होंने जो उनके करीबी थे उनको ये सूचना वहाँ पर उनके पुत्र के द्वारा दी गई कि अब पूर्व विधायक इस समाज में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनके द्वारा अंतिम सांस ली गई। और उसके बाद जैसे ही ये समाचार सभी लोगों को प्राप्त हुआ तो सभी लोग उन्हें अपने श्रद्धासुमन देने के लिए वहाँ पर उनके आवास पर उमड़ने शुरू हो गए। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो भीड़ भाड़ से दूर रहा करते थे आज भी ठीक उसी तरह से वहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि लंबे बीमारी से कह सकते हैं लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। तो ऐसे में भीड़ को ज़्यादा देर वहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें दूर से ही कह सकते हैं कि अपने जो श्रद्धांजलि है उसे देने के लिए कहा जा रहा था। और कल उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। कल सुबह उनकी जो अंतिम यात्रा होगी वो यहाँ से लगभग 11 बजे करीब यहाँ से निकलेगी और जो शमशान घाट है वहाँ तक जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उनका जो चमोली से जो खासा जो लगाव रहा है, क्योंकि वो विधायक उस क्षेत्र से आते थे जो कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र कहा जाता था और लोगों को पता नहीं होता था उस क्षेत्र में कि किस प्रकार से उनके अधिकार हैं, जो विकास की उस समय की जो ज़रूरतें होती थी उस आम जनता के क्षेत्र में, वहाँ पर उन लोगों को पता नहीं था। क्योंकि तब लखनऊ राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की और यहाँ से लखनऊ का सफ़र तय करना उत्तराखंड का उस जनजातीय समुदाय के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा दुर्भर माना जाता था। उस दौरान उन्होंने राजनीति में कदम वहाँ पर रखा था और फिर वहाँ विधायक चुनने के बाद जिस प्रकार से उस क्षेत्र के विकास को लेकर वो काम कर रहे थे, ऐसे में आज क्षेत्र का हर वासी उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। जिस प्रकार से उनके मनों में कह सकते हैं कि पर्वत पहाड़ों के विकास की चिंताएं यहाँ पर रहती थी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के टाइम का रहा हो या फिर उसके बाद का नित्यानंद स्वामी के टाइम पे उन्होंने चिंताएं जाहिर की थी। उसके बाद जनरल बीसी खंडूरी, नारायण दत्त तिवारी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बोगना, इन सब के दौरान उन्होंने यही सब चीज़ें जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य का विकास तभी संभव यहाँ पर हो पाएगा जब पहाड़ों का विकास संभव होगा। और उसी दर्द को लेकर ये कह सकते हैं कि वो लगातार काम भी करते रहे थे। तो आज उनके उन्हीं कामों को राज्य की जनता याद कर रही है और उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रही है। जी बिल्कुल, आपने एक बात तो सही कही है अभय, क्योंकि पहाड़ उनके दिलों में बसता था, उत्तराखंड उनके दिलों में बसता था, इसलिए उत्तराखंड के कई आंदोलन में वो काफी सक्रिय भी रहे थे। तो अभय जानना चाहेंगे क्योंकि कल उनका अंतिम संस्कार जो है, अंतिम यात्रा भी निकलने वाली है, तो जनता के दिलों में हमेशा से ही वो रहेंगे, हमेशा से थे और हमेशा से ही रहेंगे। तो जनता, क्योंकि बहुत बड़ी एक चुनौती प्रशासन के सामने भी है, क्योंकि जब अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी तो हर कोई इच्छुक होगा उनकी एक अंतिम झलक देखने के लिए। तो उस जनता को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उनकी जो भावना उनको ठेस पहुंचाए बिना उनको कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है अभय? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं तो पूरी यहाँ पर उस समय सुरक्षा व्यवस्थाएं तो पूरी माकूल यहाँ पर रहेंगी, लेकिन जो दुख है वो ये कह सकते हैं कि देहरादून से ज़्यादा दुख चमोली की जनता को यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चमोली क्षेत्र के लिए, चाहे वो सीमांत बद्रीनाथ का क्षेत्र हो या फिर नंदबिहार का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से वहाँ उस क्षेत्रों के लिए उन्होंने काम किया है, उस काम को आज उस क्षेत्र का जो आम मानस है वो भुला नहीं पा रहा है। उनके श्रद्धासुमन यही कह रहे हैं, उनकी जो श्रद्धांजलि है वो यही कह रहे हैं कि केदार सिंह फोनिया अब तुम हमारे बीच में नहीं हो, तो अब उन्हें मार्गदर्शन कौन देगा। लगातार जिस बात को लेकर वो कहते हैं, चाहे वो राज्य आंदोलन के दौरान की बात हो, क्योंकि राज्य आंदोलन में भी जिस प्रकार से उन्होंने सक्रिय भूमिकाएं निभाई थी, लोगों को यही कहते हुए नजर आते थे कि अलग राज्य की मांग तभी सफल हो पाएगी जब विकास की किरण उन तक पहुंच पाएगी। क्योंकि लखनऊ से चलने वाली योजना पहाड़ के उत्तराखंड के जो दूरस्थ जो क्षेत्र थे तदीन समय वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में जो दूरस्थ क्षेत्रों के लोग थे वो उस
विकास की किरण से दूर हो जाते थे। और उस विकास की किरण पाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा, एकजुटता के साथ उन्होंने काम करने की हमेशा सलाह यहाँ पर दी थी। और अब जब वो हमारे बीच में नहीं है तो हर आदमी उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। कल जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो इस दौरान ये कह सकते हैं कि सभी लोग उन्हें अंतिम दर्शन करने की यहाँ पर चेष्टा जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी। अब देखना यह होगा कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो किस प्रकार से उस रूट पर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, लेकिन हर आदमी उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में बनने वाले रोपवे को लेकर केंद्र सरकार से मिली मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है और कहा है कि लंबे समय से रोपवे की मांग उठ रही थी, जिस पर केंद्र की अब मंजूरी मिल गई है। जल्द ही रोपवे पर भी काम शुरू हो जाएगा, जिससे भविष्य में लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी ब्लॉक प्रमुखों को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश संगठन की मेहनत के बलबूते और क्षेत्र की जनता के विश्वास पर बीजेपी ने हरिद्वार जिले की महत्वपूर्ण सभी पदों पर जीत दर्ज कराई है। हरिद्वार क्षेत्र की महान जनता को उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सारे ही ब्लॉकों में सारे प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र प्रमुख सभी पर एक तरफा विजय मिली है। उसके लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वहाँ के हमारे स्थानीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी पूरे जिले की पूरी टीम, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक परिश्रम से वहाँ की महान जनता एक तरफा समर्थन। वहीं देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो गया है। तो ताजा मामला उस बाघिन का है जिसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में लाया गया था। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछले लंबे समय से इस बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका है और जिम्मेदार अधिकारियों को कई दिनों बाद जाकर इसकी जानकारी हुई है। तो ये मामला इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में इससे पहले भी एक बाघ लापता हो चुका है, जिसका सुराग आज तक नहीं लग पाया है। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन वो T1 टाइग्रेस थी हमारी, उसकी एज हो चुकी थी, वो 16-17 साल की उसकी एज हो चुकी थी और उसके लिए उसे ढूंढने पूरे प्रशासन, पार्क प्रशासन ने पूरा जितना जो भी उसके तरीके होते हैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। वो T1 टाइग्रेस थी हमारी, उसकी एज हो चुकी थी, वो 16-17 साल की उसकी एज हो चुकी थी और उसके लिए उसे ढूंढने पूरे प्रशासन, पार्क प्रशासन ने पूरा जितना जो भी उसके तरीके होते हैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश। वहीं साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर मुख्य कोषाधिकारी BN पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनरों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
लेकिन साइबर ठगी करने वाले उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और उनका डेटा फोन के जरिए मांग लेते हैं। साइबर क्राइम में एक नए प्रकार के मामले आ रहे हैं कि जो है जिसमें हमारे कोषागार के जो पेंशनर होते हैं उनको एक साल वर्ष में एक बार जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होता है। तो कुछ साइबर क्राइम वाले उनको जो है अपने नंबरों से फ़ोन करके उनसे उनका पर्सनल डाटा मांग करके उनसे ठगी का शिकार उन लोगों को बना रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं पूरे उत्तराखंड में जो कोषागार से पेंशन प्राप्त करते हैं उनको कोषागार से ऐसे कोई फ़ोन किया नहीं जाता है जिसमें उनसे कोई डाटा मांगा जाता। साइबर क्राइम खबर जिला चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ से है, जहां आने वाले 18 अक्टूबर को विकासखंड नारायण बगड़ में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर के लिए रायका के खेल मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, नायब तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी, सहायक खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन, प्रधानाचार्य बीएस नेगी जैसे जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की है और शिविर के दौरान जिला स्तर के कई विभागों के स्टॉलों को लगाए जाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और शिविर के प्रचार प्रसार के संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे पास अभी विशेष एक कल ही सांसद से एक पत्राचार हुआ है जिसमें उन्होंने जो 16 तारीख को एक हमारी जो मोबाइल वैन है जिसका जो मेन उद्देश्य है कि जो जितने भी हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जागरूकता ये विधिक जानकारियाँ देने हेतु इस मोबाइल वैन को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह मोबाइल वैन आती है। तो इस बार ये 16 अक्टूबर को आ रही है जिस दिन हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ भी एक शिविर का। तो चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ से खबर बता रहे थे आपको, जहां आने वाले 18 अक्टूबर को विकासखंड नारायण बगड़ में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता साक्षरता और शिक्षा शिविर के लिए रायका के खेल मैदान में तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी के साथ कई लोग वहां मौजूद रहे। तो जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।